वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। सो आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर अलीम लियाकत से। डॉक्टर साहब जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज हम आपके साथ बातचीत जो शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के जो इश्यूज़ हैं, रीढ़ की हड्डी और उससे जुड़ी हुई जो शिकायतें हमें आ रही होती हैं और उनके हल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। कितने लोग आते हैं आपके पास रीढ़ की हड्डी और मोहरों की और कमर की शिकायत के साथ? देखिए, ये जो इसकी प्रेवलेंस है, जो पहले जो थे तकरीबन 70-80% थे, अब तकरीबन 90% जो लोग हैं उनको गर्दन में दर्द हो रहा है और तकरीबन जो 80% लोग हैं उनको कमर के अंदर पेन होता है ड्यूरिंग द होल लाइफ स्पैन। 90% लोगों को गर्दन में दर्द गर्दन में तकलीफ हो रहा है। और इसमें कोई उम्र की, जेंडर का कोई फ़र्क है कि सब? देखिए, पहले था कि बुज़ुर्गों को होता था, लेकिन उसके बाद फिर हमारे जो यूथ थी उसको भी होना स्टार्ट हो गया और अब तो इवन हमारे बच्चे भी आते हैं गर्दन के दर्द के साथ। अच्छा, और उसका मतलब इसकी वजह की स्क्रीन टाइम तो नहीं है कि आप डेफिनेटली मतलब कि हमारा जो एक तो देखिए, अब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहा और हर बंदा मतलब बच्चे भी ग्राउंड्स में नहीं जाके खेलते और इसके अलावा स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है हर किसी का, मतलब बच्चों का भी, जो हमारी यूथ है उसका भी और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मेन रीज़न यही है कि टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़, टेक्नोलॉजी का अब्यूज़, इसकी वजह से सारा दिन एक गलत पोस्चर में बैठ के मोबाइल फ़ोन यूज़ करना और ऑफिस जो वर्कर्स हैं उन्होंने 8-10 घंटे कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, तो वो कंप्यूटर पे बैठने का अगेन पोस्चर वो उनका ख़राब होता है, जिसकी वजह से सारे इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे नहीं हम कोई स्क्रीन तो इतना नहीं यूज़ करते लेकिन दर्द हो रहा है, ऐसा भी है कि नहीं? आप ये कि यही एक वजह है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है? देखिए, ये तो हमारे किसी को काउंसलिंग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कि हम किसी पेशेंट से कहते हैं यार तुम जाके एक्सरसाइज करो, वो कहते हैं नहीं जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब जो बंदे जिनके पास टाइम नहीं है और जो कहते हैं हम स्क्रीन यूज़ नहीं करते, जब आप उनका स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो एटलीस्ट 4-5 आवर्स तो होगा। अब हमारे पास, हम में से किसी के पास भी टाइम नहीं है और हर किसी का स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे है। तो हर बंदा स्क्रीन तो यूज़ कर ही रहा है इन एनी फॉर्म। वो टीवी पर देख रहा है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, लैपटॉप पे कर रहा है, कंप्यूटर पे, कहीं ना कहीं स्क्रीन से तो आप अवॉइड आजकल कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो अब फिर आप इसके हल क्या सजेस्ट करेंगे? हम दूर भी नहीं हो सकते, जो आप कह रहे हैं ऑफिस जॉब है, ज़ाहिर है काम तो करना है। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी करना है। फिर फ़न और प्लेयर भी ज़िंदगी में होना चाहिए, तो वो भी स्क्रीन से ही जुड़ा हुआ है सारा कुछ, तो वो भी फिर करना है। तो फिर अब कैसे ये छूटेगा, ये मसला हल कैसे होगा? देखिए, जो की इशू है ना, दैट्स द पोस्चर। ठीक है, आप जब भी स्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपका पोस्चर ख़राब होता है। मतलब अगर किसी ने फ़ोन यूज़ करना है तो वो डेफिनेटली झुक के ही बैठ के यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आपने फ़ोन यूज़ करना है, रादर देन कि आप झुक के बैठ के यूज़ करें, आप फ़ोन को ऊपर उठाएं और पीछे आप टेक ला के आप इजी होकर यूज़ कर लें। मतलब फ़ोन को लिफ्ट करें, अपनी नेक को और अपनी पूरी स्पाइन को मत झुकाएं। इसी तरह अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं और आपने कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, सो इसमें आप 2-3 मेजर्स ले सकते हैं। अब इसमें 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं कि अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो सबसे पहले तो आप लैपटॉप को एलिवेट करना है, उसके लिए आजकल स्टैंड्स भी मिलते हैं, या फिर आपको बुक्स रख के उसको अपनी जो स्क्रीन है उसको आई लेवल पर लें। उसके अलावा फिर आप एक्सटर्नल माउस और एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करें और अपनी बैक को पीछे टेक लगा के बैठें, अपनी रिस्ट को सपोर्टेड रखें और अपनी एल्बो को सपोर्टेड रखें और उसके बाद आप बेशक फिर 8 घंटे भी काम करें तो कोई इशू नहीं। और अगेन एक और टिप इसके अंदर हम ये देते हैं कि आप हर 30 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद ब्रेक लाजमी लें, और अगर आप ब्रेक लेंगे तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस हो जाएगी और आपको पेन्स भी नहीं होंगे। इसी तरह जो लोग जिसने ड्राइव करना है, किसी ने यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, तो रादर देन कि वो एक ही गो में जाएँ, वो ब्रेक्स लेकर जाएँ। मतलब ड्राइव भी पर लॉन्ग ड्राइविंग ना करें, एक ही पोस्चर में मत बैठें 3-4 घंटे के लिए, तो उसको डिवाइड कर लें, हर घंटे बाद थोड़ा सा रुकें, ब्रेक लें, बेशक 5 मिनट के लिए, उसके बाद दोबारा अपनी कंटिन्यू कर लें। 5 मिनट की ब्रेक काफ़ी होती है वैसे? एनफ है, मतलब आपने उस चीज़ को ब्रेक डाउन करना है। इसी तरह अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आपने ब्रेक लें तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर 20-25 मिनट बाद आपने कोई ज़्यादा ब्रेक करनी है। आप सिंपल उठें, जाके पानी पीकर वापस आके बैठ जाएँ, इतनी 1-2 मिनट की ब्रेक ही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन जो फोकस्ड हो गया, आप अगर 4-5 घंटे अगर आप काम करेंगे तो जब भी आप फोकस से कुछ भी काम करेंगे तो आपका पोस्चर ख़राब होगा। ठीक है, जो लोग टेंशन लेते हैं उनको गर्दन में दर्द और सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, इसी वजह से होता है। जब भी टेंशन आप लेंगे, टेंशन से ड्राइविंग करेंगे, आपको कोई इमोशनल टेंशन होगी, कोई फिजिकल टेंशन होगी, तो हमेशा आपका पोस्चर ख़राब होता है, आपका हेड आगे की तरफ चल जाता है, आपके शोल्डर्स राउंड और ये अननोन होता है, मतलब कि नेचुरल बिहेवियर है। तो उसको कोप अप करने के लिए एक तो आप रिलैक्स रहें, और जब भी आपका पोस्चर जो है आपके जो है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हम कहते हैं शोल्डर्स राउंडेड हो रहे होते हैं, बैड पोस्चर जो होता है, तो आप शोल्डर को बैकवर्ड लेकर जाएं और चिन को अंदर लेकर जाएं।
ठीक है। अगर आपके शोल्डर्स पीछे हैं, चिन अंदर हैं, तो ये जो स्ट्रेस जो बिल्डअप हो रहा है वो कम हो जाता है। ठीक है। बेसिकली हमारा जो हेड है उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हर चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से पास करे तो फिर जीरो वेट होगा। सही। लेकिन हम जितने इंचेस आगे जाते रहते हैं, हमारा हेड जितने इंचेस आगे जाएगा उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा हेड का वेट। सही। मतलब फॉर इंस्टेंस का अगर हेड 5 kg का है, अगर हम 1 इंच आगे जाएंगे तो जो मसल्स को जो वेट उठाना है वो 10 kg उठाना है। सही। जितने इंचेस आगे जाएंगे उतना मल्टीप्लाई होता जाएगा ठीक है। इन मसल्स के लिए वो लोड उठाना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी गर्दन को, चिन को पीछे रखें और शोल्डर्स को सीधा रखें तो हमें क्या फिर हम कह सकते हैं कि हमें गर्दन के दर्द जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा, या नहीं फिर भी कुछ वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से हो सकती है? नहीं, अगर तो आपको पोस्चरल पेन हो रहा है, जो कि मेजॉरिटी तकरीबन 70-80% लोगों को पोस्चरल पेन ही होता है, अगर आप सिंपल ये 2 स्टेप्स कर लें, शोल्डर्स को पीछे और गर्दन को अंदर, तो आप 70-80% आपका जो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि अगर आपको इसके अलावा कोई एसोसिएटेड कोई डिजीज़ है, फाइब्रोमाइल्जिया है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है, आपके वर्टिब्रास मोहरे प्रेस हो रहे होते हैं, वो फिर एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। जो किसी की कोई नर्व प्रेस हो रही होती है, उनके बाजू में दर्द आ रहा होता है, बाजू नम होते हैं, तो हाथ नम होते हैं, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो फिर एक जो रूट कॉज है उसको हमें ट्रीट करना होगा। सपोज कि अब आपने रूट कॉजेज़ को ट्रीट करना है और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको ये मसला है, पोस्चर उनको हमने बता दिया, आपने अपना ठीक करना है, और क्या किया जा सकता है कि जिसके साथ गर्दन की जो दर्द है उससे छुटकारा मिल जाए? क्योंकि अब ये मौसम भी जैसे जैसे ज़रा ठंड की तरफ जाएगा, इस मसले की जो शिकायत है उसमें भी इजाफा हो जाता है, इसके पेशेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो क्या मौसम से भी कोई ताल्लुक है इसका? मौसम से बिल्कुल ताल्लुक है। जो सर्दियाँ, जब भी सर्दियाँ आती हैं या फिर जैसे हमारे पीछे बरसात का मौसम गुजरा, ये 2 मौसम ऐसे हैं जिसमें क्रॉनिक पेन्स जो हैं वो ट्रिगर होते हैं। ठीक है। अब सर्दियों के अंदर जिसके भी पुराने दर्द थी, सबके जागते हैं पुराने दर्द, और उस देखें अल्टीमेटली आपको पोस्चर ठीक करना है, और सेकंड नंबर पर यू हैव टू स्ट्रेंथन अप योर मसल्स। आपके मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे लेस चांसेस होंगे कि आपको स्पैज़म में जाएं वो मसल्स। सही। ठीक। हमेशा वीक मसल्स स्पैज़म में जाते हैं, तो अपने मसल्स को अगर आप स्ट्रांग कर लें और अपनी पोस्चर को बेहतर कर लें तो ये चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। ठीक है। इसके अंदर स्विमिंग वाहिद एरोबिक एक्सरसाइज है जिससे में आपकी सर्वाइकल के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। बाकी आप अगर वॉक कर रहे हैं या फिर कोई भी एरोबिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी सर्वाइकल इन्वॉल्व नहीं हो रही, गर्दन के मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप स्विम करते हैं तो उसके अंदर आपकी नेक के मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नेक के मसल्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज हैं जिनको करके आप अपने नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो क्या एक्सरसाइजेज हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक तो आप सीधा बैठें और उसके बाद अपना राइट हैंड राइट साइड पर रखें और अपने हेड को राइट साइड पे पुश करें, उसको जाके आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लें। हाथ से रोक के रखना है कि आपकी टिल्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। उसको आप 10 सेकंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स कर दें। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट करें। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर रखें और लेफ्ट साइड पर पुश करें अपने हाथ को अपने हेड से, और इसको 10 सेकंड होल्ड करें और 10 सेकंड के बाद रिलैक्स। इसको भी आप 10 टाइम्स रिपीट करें। इसके अलावा फ्रंट के मसल्स के लिए आप फ्रंट साइड पे दोनों हाथ रखें और आगे की तरफ हेड को लेकर जाएं। 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स, और इसी तरह दोनों हाथ पीछे रख के पीछे की तरफ पुश करना है हेड को। इसको भी 10 सेकंड होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स, ये भी 10 टाइम्स। ठीक है। तो ये आपके नेक के अराउंड जितने चारों साइड के मसल्स हैं वो सब स्ट्रांग हो जाएंगे इससे। राइट। लेकिन क्या सिर्फ ये एक्सरसाइज काफ़ी है? इसके अलावा थोड़े से मसल को स्ट्रेच करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मसल जब टाइट हैं तो अगर उनको स्ट्रेच किया जाए तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो मसल नॉट्स होती हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो उसके लिए आप किसी भी अगर चेयर पर बैठे हैं, सोफे बैठे हैं, तो एक हाथ से उसको होल्ड कर लें और दूसरी साइड से आप नेक को अपोजिट साइड पर लेकर जाएं। ठीक है। जब आपको स्ट्रेच फील हो तो उस पोजीशन को होल्ड करें। इसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल्स पे जाके हेड को टिल्ट करके आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है। और उस स्ट्रेच को फील करें, और जब भी स्ट्रेच करें उसको 20 to 30 सेकंड होल्ड करें। उसको होल्ड करके रखें, बेशक 2 से 3 दफ़ा करें इसको, लेकिन होल्ड थोड़ा सा ज़्यादा करें, 20-30 सेकंड होल्ड करें। और इसी तरह ये आप एक्सरसाइज दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके नेक के मसल्स आपके अच्छे स्ट्रेच हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर जो ऑफिस वर्कर्स हैं जिनको पता है हमने सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ के ही काम करना है, तो उनको चाहिए अपनी वार्म अप रूटीन डेली सुबह उठ के पहले ये एक्सरसाइज करें, अपने नेक के मसल्स अपने शोल्डर मसल्स को थोड़ा वार्म अप करें, स्ट्रेंथन अप करें, स्ट्रेच करें, और उसके बाद अपनी रूटीन स्टार्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये मसला अगर फिब्रोमाइल्जिया के साथ इसको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जिन लोगों को ये मसला है तो वो क्या करें? क्या उनके लिए भी ये सब कुछ करना काफ़ी होगा या उसके ऊपर कुछ और भी उन्हें करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर स्पेसिफिकली हम फाइब्रोमाइल्जिया की बात करें तो फाइब्रोमाइल्जिया में होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मसल नॉट्स बन जाते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं। मतलब पेशेंट को कॉन्टीन्यूसली पेन हो रहा होता है और वो पूरी बैक के अंदर ही पेन हो रहा होता है।
तो अब उन मसल नॉट्स को ट्रीट करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, जिस तरह हम लोग अपने सेटअप्स के अंदर ड्राई नीडलिंग करते हैं, टेपिंग करते हैं, मैनुअल रिलीज करते हैं, काफ़ी कपिंग करते हैं, ड्राई कपिंग, वो बहुत अच्छी है इसके लिए। और अगर आप घर के लिए अब जो नई स्टडीज़ आ रही हैं वो कह रही हैं आप जितना एक्टिव होंगे उतने लेस चांसेस हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया के ट्रिगर पॉइंट्स एक्टिवेट हों। ठीक है। सो अगर आप वॉक अच्छी कर लेते हैं 30 to 40 मिनट्स या 1 घंटे की अपनी डेली वॉक ऐड कर दें, जिन जिन लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया है, तो वो उनके जो एक्टिव जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो बहुत हद तक सप्रेस हो जाते हैं। ठीक है। सो ये एक पहले ही कहा जाता था कि ओवर एक्टिव आप उसमें ना जाएं फेज़ में, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फ्लेयर दे सकता है। बिल्कुल। तो लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ओवर एक्टिव नहीं, लेकिन वॉक का रूटीन जो है उसको ज़्यादा करें। अच्छा देखें, पहले जो कंसेप्ट है तो टोटली अब चेंज हो रहे हैं। पहले किसी को कमर का दर्द होता था तो महीना 2 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट, और अब कह रहे हैं आप जितनी एक्टिव होंगे उतना ही जल्दी, मोशन इज लोशन, आप जितने मोबाइल होंगे उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। पहले किसी को टेंडन की कोई इंजरी होती थी स्पोर्ट्समैन को, तो उनको हम बेड रेस्ट पे ले जाते थे। अब कहते हैं टेंडन पे जितना आप एक्यूट फेज के अंदर जितना लोड डालेंगे उतनी जल्दी उसकी हीलिंग हो जाएगी। सो अब जो कंसेप्ट हैं वो टोटली ये आ गए कि आप अर्ली मोबिलाइज करें, अर्ली आप एक्टिव हो जाएं, और किसी को पेन भी है तो वो अपनी एक्टिविटी को वो ना करे, बेड रेस्ट पे मत जाए, एक्टिव रहे तो ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये क्यों हो जाता है? क्या ये इन्हीं मसलों के बिगड़ जाने का नाम है या ये कोई अलग से कंडीशन है, और एज फिजियोथेरेपिस्ट आप उसका क्या सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे? लेकिन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है दैट्स बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन। ठीक है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि जॉइंट के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं और ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं, मसल्स की थोड़ी सी आउटग्रोथ आप कह रहे हैं साइडों पर हो जाती है। अब सर्वाइकल के अंदर जब दिस इज़ एज रिलेटेड, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो है ये यूजुअली मेल्स के अंदर 60s के बाद होता है और फीमेल्स के अंदर 45 के बाद होता है। ठीक है। लेकिन आजकल हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल हैं, हमारे जिस तरह की हमारी खुराकें हैं, उसकी वजह से जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो पहले जो 45 और 60 में होती थी अब वो 20s में होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है। सो ये जो हमें मेल्स के अंदर यूजुअली 60s के बाद मिलते थे, अब तकरीबन 40s में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे थे विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अंदर बेसिकली हमारी जो डिस्क होती है वो डिजेनरेट हो जाती है और उसकी वजह से हमारी नर्व्स प्रेस होती हैं। जब नर्व प्रेस होती है तो वो पूरे बाजू के अंदर पेन जाता है। इसके अलावा बाजू का नम होना, हाथों में पावर का कम होना, ये तमाम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सिम्टम्स होते हैं। ठीक, तो इसका फिर क्या किया जाए? देखें, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर आपको एक्यूटली डेवलप हुआ है, फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है, तो वो बहुत पेनफुल होता है और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, मतलब 1 महीने से लेकर 3 महीने तक उसको रिकवर होते होते लग जाते हैं। सही। और इसके अंदर जो बेस्ट सोल्यूशन है वो आपका फिजियोथेरेपी सोल्यूशन है। इसके अलावा पेन मेडिकेशंस भी हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर पेन को सप्रेस कर देंगी, पेन को मास्क कर देंगी। लेकिन अगर कुछ अच्छा सोल्यूशन है दैट्स द फिजियोथेरेपी, जिसके अंदर हम एक तो हीटिंग मोडालिटीज़ करके इंटरफेरेंशियल करंट्स टेंस ये लगा के साथ अल्ट्रासोनिक थेरेपी होती है, उससे इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है। इसके अलावा नर्व को मोबिलाइज किया जाता है, नर्व फ्लॉसिंग उसको हम कहते हैं। हमारे बाजू के अंदर 3 नर्व्स आ रही होती हैं, एक मीडियन होती है, रेडियल नर्व होती है, तो वो देखा जाता है कि कौन सी नर्व का इशू है और उस नर्व को स्पेसिफिक नर्व को नर्व फ्लॉस किया जाता है और पेशेंट को घर के लिए बताया जाता है ताकि जो नर्व सेंसिटाइज हुई है उसको डिसेंसिटाइज किया जाए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अक्सर पेशेंट्स के जब भी पेशेंट्स को तो उनके दिमाग में एक सवाल ये आता है कि क्या अब ये सारी उम्र हमारे साथ रहेगा, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। सो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तो पेशेंट को देखें, हमारा बीइंग अ डॉक्टर हमारा काम होता है एक दफ़ा पेशेंट को पेन फ्री कर देना, उसके बाद पेशेंट ने खुद चीज़ों को मेंटेन करना होता है। अगेन वही 2 बातें, अपना पोस्चर अच्छा रखेगा और अपनी एहतियात करता रहेगा और एक्सरसाइजेस करता रहेगा। अगर वो अपनी एक्सरसाइजेस करता रहता है और पोस्चर और एहतियात करता रहता है तो उसको ये चीज़ दोबारा डेवलप नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी बेहतियाती करेंगे या फिर एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो ये चीज़ दोबारा उनको ट्रिगर करेगी और दोबारा उनको ये लाइफ में मसला हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। कमर के दरमियानी हिस्से की भी शिकायत जो है वो है या सिर्फ कमर का निचला हिस्सा जो है वहाँ पर ही दर्द की ज़्यादा शिकायत है? हमारे जो राउंडेड शोल्डर होते हैं उसकी वजह से जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके दरमियान जितने ऑफिस वर्कर्स हैं, जो IT वर्कर्स हैं, जो बैंक्स में काम करते हैं, उन सबको शोल्डर ब्लेड्स के राउंड पेन हो रहा है। वो सब लोग जो बैठने का काम ज़्यादा बैठने का जिनका काम है, जिनका कंप्यूटर पे काम है, जब जो फाइल्स जो लिखते रहते हैं सारा दिन, लेकिन अब तो फाइल्स कम लोग लिखते हैं, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उन तमाम लोगों को मिड बैक के इश्यूज़ हैं। ठीक है। और मिड बैक के भी इस वजह से इश्यूज़ हैं, मिड बैक को यूज़ ही नहीं कर रहे होते, वो मसल्स वीक हो चुके होते हैं क्योंकि हम तो आगे की तरफ झुक के काम कर रहे हैं, तो फ्रंट के मसल, चेस्ट के मसल टाइट होते हैं और बैक के मसल जो हमारी मिड बैक होते हैं उसके मसल्स वीक हुए होते हैं। ठीक है। तो उसके अंदर भी अगेन अगर आप उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग रखें, ब्रेक से लेते रहें और पोस्चर पे अगर काम करें तो जो मिड बैक की पेन्स हैं जो कि टोटली
पोस्चर रिलेटेड होती हैं। इसके अंदर ज़्यादातर हमारी नर्व का जिस तरह सर्वाइकल और लंबर में होता है उस तरह मिड बैक के अंदर इशू नहीं होता। मिड बैक के अंदर जो पेन्स होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर ही होते हैं और मसल वीकनेस की वजह से या मसल नॉट्स बनी होती है, मसल स्पैज़म के होते हैं, उस वजह से पेन्स हो रहे होते हैं। तो इसको कैसे फिर हम कर सकते हैं, आई मीन एक्सरसाइज के ज़रिए से कि मसल हमारे स्ट्रेंथन रहे? हम तो कोर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्या कोर के एक्सरसाइजेज जो हैं बैक के लिए भी सफिशेंट होंगी? लेकिन आप कोर करते हैं, कोर हमारे जैसे प्लैंक होल्ड्स हैं या बाकी हमारे एक हाथ लिफ्ट करके 4 पॉइंट पे आके वो दूसरी एक्सरसाइज होती हैं। अगर आप कोर के ऊपर वर्क करते हैं तो कोर में तो पूरी आपकी बैक ही इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो बेसिकली आपके जो कोर मसल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो बिल्कुल स्पाइन के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम मिड बैक की बात करें तो मिड बैक के अंदर जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है दैट्स द वॉल पुशअप्स। आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े होकर दोनों हाथों से थोड़ा सा पीछे होकर खड़े और वॉल पुशअप्स करें। ये अगर आप हमें थोड़ा सा इस दीवार के लोगों को शायद इमेज ना बन रहा हो, हालांकि इट्स द इजीएस्ट थिंग दैट यू आर टेलिंग। सो आपके नज़दीक तरीन जो भी दीवार है तो आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो सकते हैं। हाँ, किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, इसी को दीवार मान लें। हाँ, ये हमारी दीवार है और आप दोनों हाथ एक वॉल पे रखें, दूसरा दूसरी वॉल पे, और आप आगे की तरफ जाएं, वो जाके होल्ड करें एंड देन वापस। और अगर आप स्ट्रेट पे करना चाहें स्ट्रेट पे भी आप कर सकते हैं कि दोनों हाथ ये रख के फुल आगे जाएं और उसके बाद आप फुल वापस आ जाएं। ठीक है। और ये कोई भी जेंडर, कोई भी एज, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। दिस इज वेरी बेसिक एक्सरसाइज। सही, ठीक है। और दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। इसमें आपकी पूरी बैक अच्छी इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई थेरा बैंड या फिर योगा बैंड हो, स्ट्रेचेबल बैंड्स जो होते हैं, तो आप किसी भी जगह हुक करके दोनों हाथों से पकड़ लें और उसको पीछे की तरफ लेकर आएं। ठीक है। एंड देन वापस। ठीक है। सो ये भी अच्छा, इसको हम जिम में जैसा फेस पुल करते हैं इसी तरह हम इसको बैक साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है। उसको वापस लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आपकी बैक इन्वॉल्व हो जाती है। सही। सो ये वो एक्सरसाइज है। और अगर नहीं भी है तो दुपट्टा हमारे घरों में होता है। आप किसी भी चीज से, कोई भी स्ट्रेचेबल चीज है आप उसके साथ कर सकते हैं। एक ऐसी चीज जो कि आपको एक होल्ड दे दे सिर्फ। एग्जैक्टली। और आप उसको जो है वो कर सकते हैं। और एक और इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि आप दीवार के साथ खड़े हों और दोनों हाथों को 90 डिग्रीज पर ले जाएं और फिर इनको ऊपर लेके जाएं एंड देन डाउन, नीचे लेकर आएं। सो आप ये एक्सरसाइज भी 10 टाइम्स इस तरह रिपीट कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइजेज हैं जो देखने में हमें तक नहीं लेके जा रही, सो हमें ये स्टिल दे आर इफेक्टिव। यस, वेरी इफेक्टिव। और ये आपकी बेसिकली स्पेसिफिकली उन मसल्स को टारगेट करते हैं जो कि आपके पोस्चर्स को खराब कर रहे होते हैं। जो जैसे आप राउंडेड शोल्डर हैं तो आपके जो बैक के मसल्स हैं वो अगर वीक हैं तो ये स्पेसिफिकली वो मसल्स जिनके वीक होंगे उनके लिए एक्सरसाइज देखने में बहुत आसान लग रही हैं, उनके लिए मुश्किल होंगी। ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों के अभी तक स्ट्रांग है या बेहतर है, वो मसला वहाँ तक नहीं पहुँचा, वो भी एक्सरसाइजेस करें तो उन्हें फ़ायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा होगा और उनको करनी चाहिए। हर बंदे को, जैसा मैं कहता हूँ, 1 आध मिनट का ब्रेक लें। तो अगर आपका काम इस तरह का है तो आप कहीं पर भी खड़े होकर ये वाली एक्सरसाइजेस करें ताकि आप एंड मैं अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को और सीईओज़ को यही मशवरा देता हूँ, अगर आपकी टीम हेल्दी होगी, पेन फ्री होगी तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगी, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल सही। सो ये कंपनीज़ को भी इस तरफ आना चाहिए। और हम तो अक्सर कंपनी में जाके अब अर्गोनॉमिक्स पे लेक्चर्स देते हैं कि आप अपने पोस्चर को कैसे ठीक करें, आपके एम्प्लॉयज़ पेन फ्री रहने चाहिए। और उनको जाके हम फिगर आउट करते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं इनको और फ्यूचर में ये क्या क्या इनको इश्यूज़ हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और जब हम लोअर बैक की बात करें तो लोअर बैक के बारे में भी हमें गाइड कीजिएगा कि वहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो क्यों होते हैं और उसका क्या हल हो सकता है। लेकिन लोअर बैक हमारी अगर कमर कमज़ोर है तो उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। एक तो जो कहते हैं चुक पड़ गई, एक लोगों को चुक पड़ जाती है कि उन्होंने कोई भी वेट झुक के उठाया और उनको लोकलाइज वहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया और वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहे होते। एक तो वो होता है, उसको फेसिड जॉइंट लॉकिंग होती है उसके अंदर। और उसके अलावा हमारे जो वर्टिब्रास होते हैं, स्पेशली L4, L5, 5 वर्टिब्रास होते हैं, L1 to L5। ये जो लोअर वर्टिब्रास होते हैं L4, L5, S1, यहाँ से हमारी शैटिक नर्व निकल रही होती है। शैटिका जिन लोगों को हो जाता है, बड़ा कॉमन है, बड़ा मशहूर है, अर्को निसा इसको उर्दू में कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली कमर से हमारी नर्व प्रेस हो रही होती है और फिर हमारे ग्लूट्स में जाती है, फिर हैमस्ट्रिंग में, बैक ऑफ द थाई, नीचे काफ में जाते हो, पूरे पाँव तक नर्व आपकी प्रेस पेन जा रहा होता है आपको थ्रू आउट द पेन। और इसके अंदर भी यही होता है कि जो आपकी डिस्क होती है वो स्लिप हो जाती है और जब डिस्क स्लिप होती है वो पीछे जाके शैटिक नर्व को प्रेस कर देती है। अब अगर कई लोग जिस तरह अगर जिम, अब ये डिफरेंट वजूहात की वजह से हो सकते हैं, जैसा जिम के अंदर यूजुअली डेड लिफ्ट्स लोगों को करते हुए होता है। सो डेड लिफ्ट्स आर वेरी नोटोरियस और इस प्लेटफॉर्म पे मैं तमाम लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो डेड लिफ्ट हैं अवॉइड करें डेड लिफ्ट को। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल, आपने कहीं पे कम्पीट करना है कि आप कहते हैं नहीं यार ये एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और आपने बहुत सारे वार्म अप्स और बहुत सारे मसल टोन आपकी जो है वो ठीक है तो फिर आप कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो 15-15 साल से जिम कर रहे हैं और एक बैड डे, एक बैड मूवमेंट, एक बैड एंगल उनकी डिस्क स्लिप करवा देता है। अच्छा। यस, मतलब जो प्रोफेशनल, जो अच्छे जो ट्रेनर्स हैं उनकी भी डिस्क स्लिप हुई है ड्यू टू डेड लिफ्ट्स।
अच्छा, तो एक तो ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है ना, जब भी आप जिम में जाते हैं तो एक बंदे ने 100 kg उठाया तो आपने 150 kg उठाना है इम्प्रेस करने के लिए और ईगो लिफ्टिंग करने के लिए। सो एक ये भी फैक्टर होता है उसके अंदर। ठीक है। और वैसे भी जब आप बेंड होकर वज़न उठा रहे हैं तो उसकी वजह से इस बेतहाशा हमने ऐसे लोग देखे हैं, अच्छे प्रोफेशनल जिम वाले जिन्होंने डेड लिफ्ट करके अपनी डिस्क स्लिप की है। ठीक है, तो इसको अवॉइड किया जाए, इसको अवॉइड किया जाए। बहुत और एक्सरसाइज, अल्टरनेट एक्सरसाइज आप वो परफॉर्म कर लें, डेड लिफ्ट्स मत करें, इससे आपकी डिस्क स्लिप होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ख़वातीन को क्यों ज़्यादा होता है, वो तो नहीं करी होती डेड लिफ्ट्स? देखिए, ख़वातीन को यूजली एक तो उनके डाइटरी हैबिट्स, वो उनके विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 इनकी कमी की वजह से जो हमारी बोन हेल्थ है, अगर उसको अच्छा रखा जाए, दूध पीना चाहिए ख़वातीन को स्पेशली। इसके अलावा विटामिन डी का चेक करवाएं, और विटामिन डी यूजुअली हमारी सारी पॉपुलेशन में कम है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। विटामिन B12 जो मेथिकोबाल होता है उसके वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि आपकी बोन हेल्थ अच्छी हो। अगर हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी और हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये इश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है। वो ख़वातीन जिनके मसल्स वीक होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको शैटिका और इस तरह के पेन्स हो। तो जो आप बता रहे हैं एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी हैं जो हमारी L1 to L5 ये जो हमारा वर्टिब्रास हैं लोअर बैक के, उस पे स्ट्रेंथनिंग पे काम करें और हमें कम से कम कमर की जो दर्द है वो ना हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, उसको ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज में आप सीधा लेटते हैं, दोनों नीज को बेंड करते हैं और अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है। और उसको आप फिर 10 सेकंड होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद फिर आप नीचे ले आते हैं। सो उसको अगर आप 10 टाइम्स सुबह शाम परफॉर्म करें तो उससे आपकी बैक स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा एक कोबरा पोज होता है कि आप उल्टा लेट के दोनों हाथों चेस्ट के साथ दोनों हाथ रखते हैं और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं। ठीक है। और इसमें अपने बैक को नहीं उठाना होता, सिर्फ अपनी फ्रंट चेस्ट को लिफ्ट करना होता है। अगर उस पोजीशन को भी आप रिपीट करें 10 to 20 टाइम्स और 10 सेकंड होल्ड करें, उससे आपकी बैक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अलीम, आप हमारे साथ रहे और कुछ चीज़ों के बारे में आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि दिस विल बी यूज़फुल। जो लोग हमें देख रहे हैं, यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ